नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट सीधे सूरज के अंदर भेजा है। ये अब तक का सबसे तेज मानव निर्मित ऑब्जेक्ट है और ये फिलाडेल्फिया से वाशिंगटन डीसी का रास्ता सिर्फ 1 सेकंड में तय कर सकता है। पार्कर सोलर प्रोब का मिशन हमारे सूरज के खतरनाक व्यवहार का अध्ययन करना है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि बड़े तूफान अनिवार्य है और उनके परिणाम हमारे ग्रह के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। अंतरिक्ष यान ने सूरज के पहले किसी भी जांच यान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा करीब जाकर उसका हाल जाना। ये उसने 2018 में लॉन्च होने के बाद अपने 20 सेकंड के फ्लाई बाय में किया। क्योंकि हमारा सूरज बहुत बड़ा है, इसलिए उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत जबरदस्त है, जैसे कोई बड़ा चुंबक हो। जैसे जैसे यान सूरज के चारों ओर घूमता है, वो गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके तेजी से बढ़ता जाता है और आखिरकार बहुत ज्यादा तेज गति पकड़ लेता है। जब ये सूरज की कोरोना यानी उसकी बाहरी फेयर के बेहद करीब पहुंचा, तो यान को लगभग 2552 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान सहना पड़ा। इतना गर्म कि कई मेटल्स पिघल जाते हैं। उसे इस तीव्र गर्मी और विकिरण से बचाने के लिए 4.5 इंच मोटी कार्बन की ढाल लगी थी। इसने जांच यंत्रों को अंदर सुरक्षित रखा और लगभग कमरे के तापमान पर चलाते रखा। वैज्ञानिकों ने इतना कुछ इसलिए किया क्योंकि वे सूरज के एक बड़े रहस्य को सुलझाना चाहते थे, जो उन्हें काफी समय से उलझा रहा है। हमारे मुख्य तारे की सतह तो पहले से ही बहुत गर्म है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके कोरोना के करीब जाते हो, वहां का तापमान करोड़ों डिग्री तक बढ़ जाता है और इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये सूरज से और भी दूर है। तो शायद हम आखिरकार इस गर्मी के रहस्य के बारे में कुछ जवाब पा सकें। ये मिशन हमें सूरज की एक चीज को समझने में भी मदद करेगा, जिसे सोलर विंड कहते हैं। सूरज लगातार छोटे छोटे ऊर्जा के टुकड़े और चार्ज किए हुए कण अंतरिक्ष में भेजता रहता है, बिल्कुल जैसे बिजली की एक अनंत हवा। जब ये सोलर विंड पृथ्वी से टकराता है तो ये आसमान में बेहद खूबसूरत लाइट शो बनाता है, जिसे ऑरोरा कहा जाता है। सूरज जितना ज्यादा एक्टिव होगा, उतनी ही दक्कन में दूर तक ऑरोरा दिखेंगे। हमारा सूरज करीब 11 साल के प्राकृतिक चक्रों का पालन करता है। इसकी सक्रियता कम से ज्यादा और फिर से कम होती रहती है। अभी हम सूरज के सबसे अधिक सक्रिय होने के दौर में हैं, यानी इसके चक्र का सबसे ऊंचा मुकाम। इसी वजह से 2024 में हमने सबसे अजीब असर जगहों पर खूबसूरत ऑरोरा देखे हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि सूरज की ये सक्रियता ऊर्जा के झटके और चार्ज कण भेजती है, जो रेडियो, सैटेलाइट और यहाँ तक कि जीपीएस जैसी चीजों को भी गड़बड़ कर सकती है। ये खतरनाक हो सकता है, खासकर उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो स्पेस में है। और यहाँ धरती पर हम जितने सुरक्षित नहीं होते। इंसान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव को महसूस नहीं करता क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, लेकिन पावर ग्रिड इस चीज के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हम जल्दी कदम नहीं उठाएंगे तो इस ऊर्जा के बढ़ाव के कारण दुनिया भर के पावर ट्रांसफार्मर खराब हो जाएंगे, बिजली चली जाएगी और कई बड़े इलाकों में बिजली न रहने का संकट आ जाएगा। अगर ये किसी तूफान या टॉर्नेडो के दौरान होता है, जब संचार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो इससे आपातकालीन सेवाओं के लिए बात करना और जान बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अंतरिक्ष का मौसम कैसा होगा। ये थोड़ा पेचीदा होता है क्योंकि ज्यादातर आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी की तरह इसका कोई भौतिक सबूत हमारे पास नहीं बचता। जो बड़े सोलर तूफान हमें सच में पता है, वो बस 1859 और 1921 में हुए थे। पहला वाला, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है, इतना जबरदस्त था कि टेलीग्राफ तारों से चिंगारियां निकलने लगी। ध्रुवीय रोशनी इतनी तेज थी कि उसे समीप के क्षेत्र के करीब तक देखा गया। उस वक्त वैज्ञानिक एक खास तरह का कागज इस्तेमाल करते थे जो रोशनी पर प्रतिक्रिया करता था, ताकि सूरज की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकें। कैरिंगटन इवेंट के दौरान सूरज का रीडिंग सचमुच पन्ने से बाहर चला गया था। जो कुछ भी हो रहा था वो इतना जबरदस्त था कि हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। फिर 1921 की न्यूयॉर्क रेलवे तूफान आई। ये इतना ताकतवर था कि इसने अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी गोलार्ध के टेलीग्राफ सिस्टम्स को पूरी तरह ठप कर दिया था। तूफान की वजह से रेडियो सिग्नल थोड़ा बेहतर फैल गए थे, जिससे वे आम से ज्यादा दूर तक पहुंच पाए। लेकिन उस टाइम रेडियो इतने आम नहीं थे, इसलिए ज्यादा फायदा नहीं हुआ। असली बड़ी परेशानी थी अमेरिका की बिजली ग्रिड, जो काफी नुकसान झेल गई थी। 1859 और 1921 में लोग आज जितने टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं थे। अगर आज ऐसा तूफान आए तो नतीजे कहीं ज्यादा भारी हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक जो स्पेस वेदर का अध्ययन करते हैं, वे ऐसी सिमुलेशंस बना रहे हैं ताकि आपदाओं को रोका जा सके। उनका कहना है कि इसका एक तरीका यह है
कि हम अपने जैसे दूसरे सूरजों का भी अंतरिक्ष में अध्ययन करें। अगर हमें हजारों सितारों का डेटा मिलेगा, सिर्फ एक का नहीं, तो विश्लेषण के लिए तस्वीर काफी हद तक पूरी हो जाएगी। अब तक साइंटिस्ट ने पार्कर सोलर प्रोब के अलावा कई और मिशन लॉन्च किए हैं या करने की तैयारी में है। इसी बीच नासा एक और मिशन पर काम कर रहा है जिसका नाम है एंड्योरेंस, जो एक तरह का सुपर पावरफुल रोबोटिक चांद मशीन है। इसका मुख्य काम चांद के खास जगहों से सैंपल्स इकट्ठा करना होगा, जिन्हें बाद में आर्टेमिस प्रोग्राम के एस्ट्रोनॉट्स ले आएंगे। ये सैंपल चांद के सबसे बड़े प्रभाव गड्ढे में फैले हुए हैं, जो सैकड़ों मील दूर दूर है। इसे पूरा करने के लिए एंड्योरेंस को परसेवरेंस से बहुत ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा, जो अभी नासा का सबसे आधुनिक रोवर है। एंड्योरेंस लगभग 100 गुना ज्यादा दूरी तय करेगा, 10 गुना तेज चलेगा और करीब 200 गुना ज्यादा सैंपल जमा करेगा। एंड्योरेंस पहला ऐसा ग्रह रोवर होगा जो रात में भी चलेगा, और चूंकि ये चांद के उस पार होगा जहां पृथ्वी से संचार सीमित होगा और सतह का डेटा भी कम मिलेगा, इसे खुद से ही सैंपल लॉक के बीच चलना होगा और मुश्किल हालात में अपने फैसले खुद लेने होंगे। जब ये अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा तो फिर ये काम थोड़े पारंपरिक तरीके से करेगा। जमीन पर बैठे वैज्ञानिक सीधे इसमें शामिल होंगे, रोवर को निर्देश देंगे ताकि वो जगहों की खोज करे और नमूने इकट्ठे करे। धरती पर जो टीम्स हैं वो भी रोवर की हालचाल पर नजर बनाए रखेंगी, उसकी टेलीमीटरिंग देख के, यानी जो जानकारी रोवर वापस भेजता है, जैसे उसकी हेल्थ के आंकड़े। अगर उन्हें लगे कि कोई पार्ट खराब हो रहा है या कुछ सही से काम नहीं कर रहा, तो वे योजना में बदलाव करेंगे ताकि सब कुछ बढ़िया चलता रहे। ये सब करने में बहुत बड़े पैसों का खर्चा आएगा, शायद उस वाइपर मून मिशन से भी ज्यादा, जो नासा ने लगभग $450 मिलियन खर्च करने के बाद रद्द कर दिया था। जबकि एंड्योरेंस अभी योजना के दौर में है, ब्लू घोस्ट चंद्र लैंडर पहले ही चांद की तरफ जा रहा है। इसका मुख्य काम रिसर्च करना है। ये 25 दिन पृथ्वी की कक्षा में बिताएगा, मापतौल करेगा और सही समय का इंतजार करेगा ताकि खुद को चांद की तरफ फेंक सके। 4 दिन यात्रा में बिताने के बाद ब्लू घोस्ट चंद्र कक्षा में और 16 दिन गुजारेंगे ताकि और ज्यादा डेटा इकट्ठा कर सके। फिर ये चांद के सबसे बड़े बेसिनों में से एक पर उतरेगा और वही एक चंद्र दिन बिताएगा। ये जमीन के नीचे का तापमान, रेडिएशन के स्तर और दूसरी जरूरी जानकारियां मापेगा। अपने मिशन के अंत में ब्लू घोस्ट चंद्र सूर्यास्त की कुछ आखिरी तस्वीरें लेगा। इसे वापस हमारी धरती पर लौटने के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए जैसे ही रात होगी ये अपनी आखिरी शूटिंग करेगा और हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाएगा। नासा ने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की एरोस्पेस इंजीनियरों की टीम को एक नए इनोवेटिव स्पेस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना है। इस प्रोजेक्ट की लागत $12 मिलियन होगी और इसका मकसद स्पेस से पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स और महासागरों में होने वाले बदलावों को बेहतर तरीके से ट्रैक करना होगा। इसमें सबसे एडवांस सेंसर होंगे जो सबसे छोटे ग्रेविटी बदलावों को भी माप पाएंगे। जो डेटा ये देगा उससे वैज्ञानिक सूखे की निगरानी कर सकेंगे, भूजल भंडार का आकलन कर पाएंगे और समुद्र के स्तर में हो रहे बदलाव को बेहतर समझ सकेंगे। वैसे करीब 2027 में स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।